हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस स्टडी का चैप्टर थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बेस हैं किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ये जो प्रिंसिपल्स हैं हम इनको मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ये मैकेनिकल नहीं होते हैं, ये एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए। जैसे स्कूल में भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, तो वैसे ही ये भी एक गाइडलाइंस है जो हमें सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये कोई मैकेनिकल नहीं है। तो जो यूजेस है प्रिंसिपल्स का, ये डिपेंड करती हैं कि मैनेजर की एबिलिटी कितनी है उनको यूज़ करने की। फिर आते हैं कि हमें ये जो मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। तो पहले तो आ गया कि जो मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को कि वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील कर सके। तो जो नीड है एंड मैनेजमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या है। पहले तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हमें हेल्प करते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। तो हर एक प्रिंसिपल जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो हमें प्रोवाइड करे मैक्सिमम बेनिफिट अलग अलग रिसोर्सेज से। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मिनिमाइज़ मतलब कम करते हैं जो हमारी रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है उनको कम करते हैं, और मैनेजर की जो एफिशिएंसी है इससे वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बोला है कि इन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, तो जो डिवीजन है वर्क का, तो आप काम को बांट देते हो तो सेम वर्क जो है वो रिपीट नहीं होता। सेम वर्क इज़ रिपीटेड बाय अ पर्सन अगेन एंड अगेन, तो जिससे वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसके बेसिस पे उसको वो सारा काम बांट देना, ठीक है। तो वो जब सेम काम को बार बार करेगा 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 तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन उस चीज़ में स्पेशल हो जाएगा। तो ही कैन डू सेम टास्क, तो वो सेम टास्क को करता रहेगा विद द मोर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा काम वो स्पीड और एक्यूरेसी से करेगा उससे उसका जो टाइम है वो भी सेव होगा और रिसोर्सेज भी सेव होंगे। फिर उसके बाद आ गया इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारा ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर को कि वो ऑर्गेनाइजेशनल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जो मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स हैं वो इनेबल करते हैं मैनेजर्स को कि वो डिसाइड करे कि उसने क्या करना है, उसके जो टास्क हैं और सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। फिर उसके बाद है तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एबिलिटी को इन्हेंस करते हैं ऑफ मैनेजर्स, ताकि वो जो टास्क हैं उनको मेथडोलॉजिकली मतलब मेथड्स के वाइज सॉल्व कर सके इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आपको पता है कि जैसे बोलते हैं तीर और तुक्का लगाना, कि जैसे इस चीज़ को सॉल्व करना था तो कोई अपने मेथड नहीं यूज़ किया, जस्ट आपने एक तुक्का मारा और वो काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर की एबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो जो टास्क है उसको मेथड से कर सके रादर दैन द हिट एंड ट्रायल मेथड। फिर आ गया साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास जो है टेक द नंबर ऑफ़ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो वो स्ट्रेटजी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, उनको प्लान करना होता है अलग अलग एक्टिविटी के लिए सो डैट डिसीजन कैन टेक ओवर, ठीक है, ताकि जो डिसीजन है वो लिया जा सके। तो जो मैनेजीरियल प्रिंसिपल्स हैं वो हमें साइंटिफिक वे प्रोवाइड करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो जो FW टेलर है उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को स्टार्ट किया बाय रिप्लेस करके बदल के किसको, ओल्ड रूल ऑफ थंब फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए पहले कोई रूल जो यूज़ किया जाता था उसको बदल के FW टेलर ने एक साइंटिफिक अप्रोच को स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद आपका आता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि वो अलग अलग पॉलिसीज़ को प्लान करे, फॉर्मुलेट करे, बनाए और प्लान्स को बनाए ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ और इफ़िशिएंट रनिंग हो सके। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, इससे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है मैनेजर का वो इम्प्रूव होता है, जो उसको इनेबल करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज कर सके।
तो इसलिए जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, स्केलर चेन हो गया, तो ये जो मैनेजर को हेल्प करते हैं किस लिए, इफ़ेक्टिव कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए। ये जो है आपकी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन, ये हम आगे आने वाले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हम रीड करेंगे कि क्या होते हैं। फिर आ गया प्रोवाइड द ट्रेनिंग। तो जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं। व्हाट मैनेजर्स शुड डू अंडर गिवन सिचुएशन इज़ ऑल डिपेंडेबल प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि मैनेजर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो सब कुछ जो है प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होता है। बस ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमें हेल्पफुल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए द एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर्स आर ट्रेन, ठीक है, तो जिसमें हमने जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या आने वाले जो फ्यूचर में मैनेजर्स होते हैं हमने उनको ट्रेन करना होता है। फिर आगे एडजस्टिंग करना टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो जो बिज़नेस में आने वाले इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, जैसे इकोनॉमिक चेंज आ गया, पॉलिटिकल चेंज आ गया, सोशल चेंज आ गया, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको वो अडॉप्ट कर सके। तो जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो अडॉप्ट करें ये वाले चेंजेस को राइट टाइम में, ताकि वो सर्वाइव कर सके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो जो मैनेजर्स हैं इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं प्रॉपर्ली, ताकि जो इन्वायरमेंट की नीड है वो उसको क्या कर सके, मीट कर सके। तो अब हम करेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फ्योल है हम उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। उन्होंने एज अ जूनियर इंजीनियर काम करना स्टार्ट किया था कोल माइन कंपनी में 1860 फ्रांस में। 1888 में वो एक जनरल मैनेजर बन गए कंपनी के। उन्होंने कंपनी को बैंकक्रप्सी से बचाया था, जैसे होता है कि दिवालिया निकल जाना, उनके पास कुछ भी ना होना, बैंकक्रप्ट होना, तो उसको कंपनी को उन्होंने बचाया था और एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो शॉप लेवल पे भी है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। उनका जो आइडिया है मैनेजमेंट के ऊपर वो समअप किया जाता है एज द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो फ्योल का कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट को, पहले तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को उन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली आपकी आती है टेक्निकल एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेट करती है। फिर आती है कमर्शियल एक्टिविटी, ये आपके ट्रेड के साथ रिलेट करती है। फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वो रिलेट करती है कि आपने फ़ंड्स को कैसे एक्वायर करना है, लेना कैसे है और उसको एलोकेट बांटना कैसे है। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी रिलेट करती हैं प्रॉपर्टी और पर्सन की प्रोटेक्शन के साथ। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी रिलेट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। और जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं वो रिलेट करती हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए। अब सेकंड इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, इन्होंने 6 क्वालिटीज़ प्रोवाइड की हैं जो मैनेजर के पास होनी चाहिए। पहला फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड मॉरल, फिर एजुकेशनल, फिर टेक्निकल और फिर एक्सपीरियंस। उन्होंने 5 एलिमेंट्स जो थे मैनेजमेंट के उनको क्लासीफाई किया था। कौन कौन के से थे वो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेट फंक्शन है। फिफ्थली उन्होंने क्या किया था, 14 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। तो देखो आपको पिक्चर दी हुई है, हेनरी फ्योल जो थे वो 1841 से लेके 1925 तक थे। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट सिस्टम के डेवलप किए थे। तो इसमें जो आपके फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के देखो दिए हुए हैं। पहला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ओवरऑल इंटरेस्ट, डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, इनिशिएटिव, सेंट्रलाइजेशन, authority with corresponding responsibilities, scalar chain or line of authority, equity, stability of tenure or aspects their corps। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है कि इसमें आप सभी लेबर्स को जो है वो इक्वली काम डिवाइड करोगे और जो भी काम आपने डिवाइड करना है वो उसकी स्पेशलिस्ट के बेसिस पे होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है, या कौन सा पर्सन जो है वो कौन सा काम अच्छे तरीके से और जल्दी कर लेता है। तो इस तरह से अगर वो सेम काम को बार बार करेगा तो वो उस चीज़ में परफेक्ट भी हो जाएगा और एक्सपर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क जो है इम्प्लाई करता है दैट द वर्क शुड बी प्रॉपर डिवाइडेड बिटवीन द पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए पर्सन्स के बीच में एज पर देयर एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क, वो किस चीज़ में बेहतर है, एक्सपर्ट है।
तो सब डिवीजन ऑफ वर्क मेक इट सिंपल एंड इफेक्टिव। तो इस जब आप काम को प्रॉपरली डिवाइड कर दोगे तो वो उसको सिंपल भी बना देगा और इफेक्टिव भी बना देगा। तो ये जो है ये वर्कर्स को हेल्प करता है कि वो इससे उनका क्या होगा कि स्पीड भी आएगी काम में और एक्यूरेसी भी आएगी, और सेम काम करने से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी, और इससे जो है वो स्पेशलाइजेशन आएगी वर्कर के बीच में इन द फील्ड। तो फ्योल का जो ओपिनियन था वो क्या था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें अप्लाई करने चाहिए हर एक तरह के लिए, चाहे वो टेक्निकल काम है चाहे वो मैनेजीरियल काम है। तो एज़ पर हिज व्यूज़, उसके व्यूज़ के बेसिस पे जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं एट द शॉप लेवल, दैट इज़ लोअर लेवल, बट ये जो है शॉप लेवल के साथ मतलब लोअर लेवल के साथ साथ ये टॉप लेवल और मिडल लेवल पे भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मतलब कपड़े वाली कोई फैक्ट्री है, तो वन वर्कर में बी अलॉटेड द स्पिनिंग द कॉटन, एक पर्सन को जो है वो कॉटन को करने का काम दे, जैसे कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अनदर पर्सन को वीविंग का काम दिया गया, और थर्ड पर्सन को वो जो काम उसने जैसे थ्रेड वगैरह बन गया है, ठीक है, उन्होंने कपड़ा बना दिया है उससे, तो फिर अब उस कपड़े को उन्होंने क्या करना दे दिया, प्रिंट करना दे दिया और डाई करना दे दिया। तो सो व्हेन वन वर्कर विल रिपीट द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, तो जब एक वर्कर सेम काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे डिवीजन ऑफ वर्क के, पहला तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और कोई टाइम वेस्टेज भी नहीं होगा। इसकी लिमिटेशन क्या है, जब कोई पर्सन सेम काम को बार बार करी जाएगा तो इसमें बॉडीडम आ जाएगी, वो बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा कि उसने कोई नया काम किया है या नया काम करना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, क्योंकि जब सेम काम को ही वो बार बार करी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इससे वो उसमें जो है वो कोई क्रिएटिविटी भी अराइज नहीं होगी, कोई नए प्लान्स नहीं सोचेगा, कोई नई थिंकिंग नहीं सोचेगा। फिर उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसमें क्या है कि हमें जो पर्सन है उसको अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। ये नहीं कि अकेला हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अथॉरिटी नहीं दिया, अथॉरिटी दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, क्योंकि जो हमेशा हर एक पर्सन क्या चाहता है कि उसको अथॉरिटी मिल जाए पर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले, ठीक है। तो मतलब अथॉरिटी मतलब क्या है, पावर होता है कोई भी डिसीज़न लेने का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक ड्यूटी होती है जो पर्सन को परफॉर्म करनी होती है काम के रिगार्डिंग, ठीक है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो इसलिए ये दोनों साथ साथ जाते हैं। तो दे शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रॉपर इक्वालिटी होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इफ़ अथॉरिटी इज़ गिवन टू अ पर्सन, अगर आप उस पर्सन को अथॉरिटी अधिकार दे रहे हो तो आपको देन ही शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल, तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनना होगा। इसी तरीके से इफ़ एनीवन इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी जॉब, अगर कोई पर्सन किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो देन ही शुड ऑल्सो हैव कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो एक लाइन है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अगर उस पर्सन के पास अथॉरिटी है पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उसका जो बिहेवियर है वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव, अगर किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है कोई डिसीज़न लेने की, कुछ ना करने की, तो इससे जो पर्सन है वो इनइफेक्टिव बन जाता है। फिर उन्होंने लाइन क्या दी है कि हर एक पर्सन जो है वो अथॉरिटी चाहता है पर हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है द जनरल मैनेजर ऑफ ए कंपनी हैज़ डबल द सेल टारगेट ऑफ द सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो एक जो जनरल मैनेजर है उसने सेल्स मैनेजर का जो सेल टारगेट है उसको डबल कर दिया। उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको शुड बी गिवन अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी दे देगी कि वो अपॉइंट कर सकता है रिक्वायर्ड जितने भी उसको सेल्समैन चाहिए या एडवर्टाइजिंग उसने जितनी करनी है वो कर सकता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क का वो शुड बी को एग्जिस्टेड विद द अथॉरिटी, तो काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अथॉरिटी के साथ साथ चल रही है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहला तो गोल्स की अचीवमेंट होगी, सेकंड स्मूथ वर्किंग होगी। लिमिटेशन क्या है, हो सकता है कॉन्फिडेंस लैक कर जाए, ठीक है, और फिर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द वर्कर्स टू टेक द अथॉरिटी, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम बनाया था, तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसमें जो ट्रायंगल है इसमें जो है आपके 3 पार्ट्स आते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, क्लियर है। और जो आपकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ आती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकल प्रेशर टू द वर्कर एज दे
फियर द अथॉरिटी, ठीक है, क्यों ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उनके माइंड के ऊपर प्रेशर होता है वर्कर के ऊपर कि वो अथॉरिटी लेने से डरते हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट आ गया डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, उन्होंने बोला है कि फ्योल कंसीडर करता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडेंस, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना और जो भी रूल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको ओबे करना, उनको फॉलो करना। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल करने के लिए। डिसिप्लिन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे सुपरविजन प्रोवाइड करके हर एक लेवल पे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके कि रूल्स क्या हैं, और थर्ड रिवार्ड पनिशमेंट सिस्टम को बिल्ड करके, मतलब कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है या अप टू द स्टैंडर्ड जो है वो बिलो द स्टैंडर्ड काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी प्रोवाइड करना। तो डिसिप्लिन शुड नॉट ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वर्कर, तो जो डिसिप्लिन है वो अकेला वर्कर से ही एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, बट इट इज़ इक्वली डिज़ायरेबल फ्रॉम द मैनेजर्स टू, ठीक है, तो वो मैनेजर से भी इक्वली ही डिज़ायर किया जाता है। अ मैनेजर शुड सेट हिमसेल्फ एज गुड एग्जाम्पल ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है, तो एक जो मैनेजर है वो खुद एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करता है डिसिप्लिन की। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं ब्रेक देयर परफॉर्मेंस टू वर्क अप टू देयर फुल कैपेसिटी, अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं कि वो अप टू द फुल कैपेसिटी काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उन्होंने उसका डिसओबीडेंस किया है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहले तो प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ वर्क होगा कि काम को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा। सेकेंडली जो है इससे जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी रिसोर्सेज की। फिर इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ द कमांड, ठीक है, अब इसमें जो है आपको कमांड मिल रही होती है। ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो ऑर्डर्स रिसीव करता है ओनली फ्रॉम द वन सुपीरियर एट अ टाइम, ठीक है, एक ही सुपीरियर से वो ऑर्डर्स रिसीव करता है, एंड डैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली डैट सुपीरियर, और वो जो एम्प्लॉय होता है सिर्फ उसी सुपीरियर को आंसरेबल होता है, कि मतलब उसने सिर्फ उसी को ही आंसर देना होता है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, किया है तो कैसे किया है, तो सिर्फ उसी पर्सन को वो आंसरेबल होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वन पर्सन शुड गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, तो सिर्फ एक ही पर्सन से उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर सबऑर्डिनेट जो है वो एक से ज़्यादा पर्सन से ऑर्डर ले लेता है तो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको उसने किस सुपीरियर के ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, तो इस केस में जो सबऑर्डिनेट है उसके जो है वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल का एब्सेंस रहेगा, अगर ये प्रिंसिपल उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ईगो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है अमंग द सुपीरियर्स, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लैशेस की, जिसकी वजह से जो है वो काम ख़त्म करने में देरी हो सकती है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है, और जो लॉयल्टी होती है उसमें भी क्या हो सकता है, डिवीज़न हो सकती है। फॉर एग्जांपल में बोला है कि अगर दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप ए में सिर्फ एक बॉस है, ठीक है, तो वहाँ पे स्मूथ और इफ़ेक्टिव वर्किंग हो रहा है काम का, और दूसरे ग्रुप बी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बॉसेज हैं, मतलब एक से ज़्यादा बॉसेज हैं, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगा, ईगो प्रॉब्लम होगी और ऑपरेशंस में इनएफिशिएंसी आएगी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पहले तो इससे जो एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो इंक्रीज़ होगी, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि अगर एक सुपीरियर होगा तो उन सभी को उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा और उसी को ही आंसरेबल होगा। तो इससे लिमिटेशंस क्या होगी, जो पावर है वो अकेले सुपीरियर के हाथ में ही है, क्योंकि उसने जो डिसाइड किया सिर्फ वही करना होगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है कि वो कहीं और पे बिज़ी हो, या जो है वो कोई और इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहा हो, कहीं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो इससे जो डिसीज़न लेने हैं तो उसमें डिले भी हो सकता है। डिले इन प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस, हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देने में देरी कर जाए। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है। आप कोई ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, अब सपोज़ करो कि स्कूल में ही आपको कोई आपका है प्रोग्राम है, ठीक है, या आपको टीचर ने कोई मॉडल बनाने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें अब आपने क्या करना है कि आपको 5 स्टूडेंट्स की टीम बना दी, उन्होंने आपको दे दिया कि आपने एक मॉडल बना के लेके आना है ई बैंकिंग के ऊपर,
ठीक है। तो अब अगर उस ग्रुप का 2 मेंबर्स को हेड बना दिया जाए, तो एक मेंबर बोलेगा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए, दूसरा मेंबर बोलेगा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए। ठीक है, तो इससे लॉट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक प्लान के लिए सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए जब भी आपकी कोई ग्रुप एक्टिविटी हो और उसका ऑब्जेक्टिव एक ही हो। तो इसका मतलब अगर सेम तरह की एक्टिविटी है तो उसको आपने एक ग्रुप के अंदर कर देना है। देयर शुड बी अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट ग्रुप, और उसके लिए आपने प्लान बनाना है उस ग्रुप के लिए, एंड शुड बी, और वो जो कंट्रोल किया जाना चाहिए वो भी सिंगल मैनेजर की तरफ से ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर, तो सिर्फ एक ही मैनेजर होता है जो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर जिसका सेम ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कोऑर्डिनेशन लेके आता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है, सपोज करो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो दो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, एक तो स्कूटर है और दूसरा कार है। तो दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टेड हैं टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ठीक है, तो उन्होंने कॉमन गोल ही अचीव करना है, उसकी तरफ ही है वो। तो इन ऑर्डर टू हैव द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है तो 2 डिवीजन्स होगी, तो हर एक डिवीजन जो है उसका अपना टारगेट है और जो मैनेजर है उसको बेटर रिजल्ट लेके आने हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, पहला तो कोऑर्डिनेशन इन एफर्ट्स होगा, एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन होगा। सेकेंडली इफेक्टिवली अचीविंग द कॉमन गोल्स, जो भी कॉमन गोल्स होंगे उनको आप अच्छे से अचीव कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या होंगी, जो इनिशिएटिव है क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली जो है वो कैटेगराइज एक ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर आपका आता है कि डिफरेंस क्या है कमांड और डायरेक्शन के बीच में, क्योंकि कमांड में भी हमने पढ़ा है कि वन सुपीरियर होना चाहिए, है ना, तो एक पर्सन से ही हमें ऑर्डर्स वगैरह लेने चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी हमने यही पढ़ा है कि एक प्लान के लिए जो है एक ही हेड होना चाहिए। तो इसमें मैंने बोला देयर इज़ वन बॉस फॉर द, इसमें बोला है कि एक बॉस होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के लिए, और उसमें उन्होंने बोला है कि एक हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए। सेकंड में उन्होंने बोला है कि इससे जो एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि इट्स स्ट्रेस्ड ऑन द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली हो सकता है रन ना कर पाए। थर्ड में उन्होंने बोला इट इज़ रिलेटेड विद द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स के साथ रिलेट करती है। और ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करती है। कमांड जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करती है हर एक एम्प्लॉय की, और जो डायरेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ में उन्होंने क्या बोला है, सबऑर्डिनेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है हम इसको नेम करते हैं प्रायोरिटी टू द जनरल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशनल का कोई गोल है तो हमने उसको अचीव करना है, तो हमने एक सिंगल पर्सन का इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको कंसीडर करना है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो उन्होंने क्या बोला है, जनरल इंटरेस्ट और द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज़ अबव द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये जो दोनों है ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर है। इफ़ देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल और द एम्प्लॉय इंटरेस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंडिविजुअल और एम्प्लॉय इंटरेस्ट के बीच में या जनरल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बीच में, तो जो प्रायोरिटी है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देनी है। मैनेजर्स जो हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन बी अचीव्ड ओनली इफ़ दे अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका तभी अचीव होगा जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला सपोज करो कि जो वर्कर्स है कंपनी के वो इंटरेस्टेड हैं इन अर्निंग द मोर वेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि जो वर्कर्स हैं वो कंपनी में इंटरेस्ट होते हैं कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, और जो ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट है उनका मतलब उनका क्या होता है कि जो सेल्स मैनेजर है वो चाहता है कि उनकी जो है वो सेल्स इंक्रीज़ हो। तो जो मैनेजर है वो रियलाइज़ करता है कि वो एफर्ट्स पुट करे सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे जो उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, एंड देन जो वर्कर्स हैं उनको इंक्रीज वेजेस मिल सकेंगी और इंसेंटिव्स मिल सकेंगे और बोनसेस मिल सकेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या आएंगे, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो जाएगा, इससे जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी स्मूथ और इफेक्टिव होगी। थर्डली जो उसके एफर्ट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन आएगी। लिमिटेशंस क्या होंगी, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है वर्कर्स के बीच में, एफिशिएंसी लेवल जो है वर्कर्स का वो भी रिड्यूस हो सकता है। अब फेयर रेम्यूनरेशन आ गया, तो फेयर रेम्यूनरेशन में क्या आएगा इसका, कि फ्योल जो है उसका ओपिनियन है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं शुड गेट द फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, मतलब उनको बिल्कुल सही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनसे काम ज़्यादा ले रहे हो और आप उनको इतनी वेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या आप उनसे धक्के से काम करवा रहे हो।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने कंसीडर करना होता है। तो फेयर ऑफ द ओपिनियन कि जो एम्प्लॉयज़ उनको फेयर और जस्ट रेम्युनरेशन देनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ और ओनर्स जो हैं उनको इक्वल अमाउंट की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। रेम्युनरेशन जो है वो डिसाइड की जाती है, मतलब उनकी जो इनकम है वो किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि उनका काम कितना है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कितनी सेम वर्क के लिए वेजेस प्रोवाइड की जा रही हैं अदर इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। तो ये ड्यूटी है मैनेजर की कि वो इंश्योर करे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेम्युनरेशन पे की जा रही है उनके वर्क के अकॉर्डिंग। ये हेल्प करता है कॉर्डियल रिलेशन, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो जो फ्योल है उसका व्यू है कि डेट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हमें उन्हें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने चाहिए जनरल वेजेस के साथ में। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला सपोज एक कंपनी है, उनको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दैन रेम्युनरेशन जो एम्प्लॉयज़ की वो भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, उनको बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है वो स्मूथली चलेगी। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है वो अच्छा होगा, वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगी। लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगी मतलब कि जो लेबर है वो काम छोड़ के नहीं जाएगी। वर्कर जो है वो वर्कर ऐसा फील करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करते हैं। लिमिटेशंस क्या होंगी कि फेयर वेजेस को कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है क्योंकि उनको ज़्यादा बोनस और ज़्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तो उनको उनके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन पड़ रहा है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं वर्कर्स की। फिर 8th पॉइंट क्या आया आपका, इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि जो पावर है वो इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन होती है, अथॉरिटी जो है या डिसीजन लेना वो सिर्फ एक पर्सन ले सकता है, दैट इज़ टॉप मैनेजमेंट ओनली। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें जो अथॉरिटी है वो हम लोअर लेवल के ऊपर भी पास कर देते हैं। एवरीथिंग विच गोज़ टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज़ ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सिर्फ मतलब ऐसे ही चीज़ जो सबऑर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का रोल है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में। तो ऑप्टिमम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने काम को परफॉर्म कर सके बिना किसी डिफ़िकल्टी के। सिमिलरली इनफ सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए ताकि जो पोजीशन है टॉप मैनेजमेंट की वो मेंटेन रह सके। तो इसमें एग्जांपल उन्होंने देखो दी हुई है, द डिसीजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस सेक्टर शुड बी है इन द हैंड्स ऑफ द सुपीरियर, ठीक है। तो कोई भी आपने डिसीजन लेना है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो सिर्फ सुपीरियर के हाथ में होती है। ऑन द अदर हैंड जब आपने डिसीजन लेना है रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के रिगार्डिंग, डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, तो वो जो है हम बांट देते हैं किसको, सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, इनकरेजमेंट होगी सबऑर्डिनेट्स को, वो बेटर और क्विक डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन वर्कलोड जो है सुपीरियर का वो कम हो जाएगा। लिमिटेशंस क्या होंगी, जो कन्फ्यूजन होगा डिसीजन लेने का वो ख़त्म, कन्फ्यूजन आती है डिसीजन लेने में कि कौन पर्सन कब डिसीजन लेगा। अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है, लेस इफेक्टिव डिसीजन बाय द सबऑर्डिनेट, हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट डिसीजन ले वो कम इफेक्टिव हो। तो उसके बाद आपकी आती है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, एक द फॉर्मल लाइन ऑफ द अथॉरिटी। स्केलर चेन का मतलब होता है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये जो मूव करती है ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक की तरफ मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। फ्यूल व्यू करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है टॉप टू बॉटम में, एंड दैट इट शुड बी, और ये जो है ये इंश्योर करती है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। फ्यूल का व्यू है, ये प्रिंसिपल जो है विद द हेल्प ऑफ ए लीडर आपको एक्सप्लेन किया गया, देखो ये आपको बनाया गया है। इसे सबसे पहले सबसे कम इधर वाली साइड पे ई है, फिर डी है, सी बी ए टॉप पे है, फिर एल एम एन ओ, ठीक है। तो इसको हम गैंग प्लैंक भी कहते हैं और स्केलर चेन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है एक कंपनी है उसमें एम्प्लॉय एफ है, ठीक है। तो इसमें जो एफ है वो चाहता है कि वो कांटेक्ट करे एम्प्लॉय पी से, ठीक है। तो इसमें इधर वाली साइड पे ई के नीचे एफ आएगा और ओ के नीचे पी आएगा। तो इस कंपनी में जो एफ है वो चाहता है कि वो एम्प्लॉय पी के साथ कांटेक्ट करे। तो इस प्रिंसिपल स्केलर चेन के प्रिंसिपल के बेसिस पे जो एफ है, तो एफ को सबसे पहले ए के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। किससे निकल के जाना पड़ेगा ए के पास, पहले ई के पास जाएगा, फिर डी के, फिर सी के, फिर बी के, फिर ए के पास जाएगा, एंड देन उसके बाद वो कांटेक्ट करेगा, पहले एल से करेगा, फिर एम से करेगा, फिर एन के साथ करेगा, फिर ओ के साथ करेगा, देन उसके बाद वो पी के पास जाएगा। तो इसलिए जो एफ है वो हेल्प लेता है 9 एम्प्लॉयज़ की पी के साथ कांटेक्ट करने के लिए।
तो इसलिए जो फ्योल है वो सजेस्ट करता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में जो इक्वल रैंक पे हैं। जैसे ई के इक्वल रैंक पे ओ है, तो इधर नीचे ही एफ़ के इक्वल रैंक पे कौन होगा, पी होगा। तो इसलिए जो फ्योल है वो सजेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ ऑफ इक्वल रैंक। इसलिए इस प्रोसेस को हम गैंग प्लैंक भी कहते हैं। शो इज विच इज़ शोड इन डॉटेड लाइन्स इन द अबव लैडर, ठीक है। तो ये अबव लैडर में आपको शो किया गया है। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी आ गई है तो बिना किसी डिले किए हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है अदर एम्प्लॉय के साथ जो सेम रैंक पे बिलोंग करते हैं, जो अबव डायग्राम में आपको शो किया गया है। तो इसमें जो एफ़ है, एफ़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा, एम्प्लॉय पी के साथ, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ देयर इमीडिएट बॉसेस दैट इज़ ई एंड ओ। तो अब जैसे आपके इस डायग्राम में जो ई और ओ है, तो इसके जो प्रायर बॉसेस हैं वो कौन है, डी और एन है, ठीक है। तो अगर ई और ओ ने अगर कॉन्टैक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो अपने इससे पहले वाले बॉसेस मतलब डी और एन से कंसर्न करके वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें बेनिफिट्स क्या है, इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगी, लीक नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, क्विक कम्युनिकेशन किया जा सकता है बाय द गैंग प्लैंक के थ्रू। लिमिटेशंस क्या आएंगी कि अगर आप प्रॉपर स्केलर चेन को यूज़ करोगे तो कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है और टाइम कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। 10th ऑर्डर में उन्होंने क्या बोला है, ऑर्डर रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड प्लेसमेंट ऑफ राइट मैन इन द राइट प्लेस। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका मटेरियल है तो आपने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है और आपने जो है राइट पर्सन को राइट प्लेस पे करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके दो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, एक तो मटेरियल ऑर्डर होता है फिजिकल रिसोर्स के लिए और सोशल ऑर्डर होता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो जो मटेरियल ऑर्डर है इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए और हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो सोशल ऑर्डर जो है प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी इट्स प्लेस, ठीक है, कि हर एक पर्सन के लिए जगह है और हर एक पर्सन अपनी जगह पे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर यूज़ हो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का, इससे जो है आपका टाइम भी सेव होगा और रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि वर्कर जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको पता है कि उसने कहाँ पे काम करना है तो और कौन से टूल्स को उसने यूज़ करना है, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो ही कैन कंडक्ट द सुपीरियर एट हिज हर प्लेस, ठीक है। तो जो उसको उसका सुपीरियर कंडक्ट किया गया उसकी जगह पे, पहली बात तो ये टाइम सेविंग है और इससे जो वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की वो भी कम होगी। और लिमिटेशंस क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अवेलेबल फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपके पास सारे के सारे फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हों हर एक टाइम पे, ठीक है। तो फिर आपका 11th पॉइंट आता है इक्विटी। ये जो प्रिंसिपल है एम्फेसिस करता है कि जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक जस्ट और काइंड मैनर में ट्रीट कर रहा है, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है। ये नहीं है कि अगर उसका वो क्लोज है तो उसको वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहा है, तो अगर वो हो सकता है कि वो काला है तो उसको अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा, ट्रीट नहीं कर रहा, या उसकी कास्ट अलग है तो उसको, तो इन्होंने मतलब मैनेजर जो है उसको हर एक पर्सन को जस्ट और काइंड मैनर में ट्रीट करना चाहिए, उसको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए वर्कर्स को जो सिमिलर पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड इम्पार्शली, सो दैट दे शुड डेवलप फीलिंग डेडिकेशन अटैचमेंट फॉर देयर वर्क, ताकि वो जो है वो काम के साथ डेडिकेशन की फीलिंग लेके आ सके और उसको लगे कि वो इस काम के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। फ्यूल व्यू करते हैं कि जो इक्विटी है इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस आएगा इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट के पर्सन में, ठीक है। तो वन प्रूव टू प्रोवाइड सिमिलर वेजेस, ठीक है, बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आपने उनको दोनों को वेजेस इक्वली प्रोवाइड करनी। बट इक्विटी का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन जो है सेम है इन एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म रूल्स डिसिप्लिन एक्सेट्रा। अगर कोई पर्सन है जिसका काम बहुत ज़्यादा है तो उसको सैलरी ज़्यादा दे सकते हैं, जिसका काम कम है उसको सैलरी कम दे सकते हैं। बट जो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बनाया जाता है वो सभी के लिए इक्वल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि अगर कोई रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्मोकिंग नहीं करनी है तो वो अप्लाई होगा ईच एंड एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब पोजीशन ग्रेड एक्सेट्रा, चाहे उसकी जो मर्जी जॉब है, चाहे जो मर्जी पोजीशन, चाहे जो मर्जी ग्रेड है। अगर वो चाहे टॉप लेवल पे है चाहे वो लोअर लेवल पे है तो उसको जो नो स्मोकिंग वाला रूल है सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। इससे इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये मोटिवेशन प्रोवाइड करता है पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंडली इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। थर्डली जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। लिमिटेशंस में उन्होंने क्या बोला है, ईगो प्रॉब्लम आती है कि इसके बीच में हाई रैंक एम्प्लॉयज़ के बीच में और लेबर टर्नओवर होती है। स्टेबिलिटी, 12th पॉइंट आ गया स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, ठीक है। तो जो पर्सोनल है उसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ना कोई नया पर्सन जो है वो अगर मूव करता रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें नए पर्सन को हायर करना पड़ेगा। नए पर्सन को हायर करोगे आपको फिर से जो है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर से उसको काम पे सेट करना पड़ेगा।
तो अगर फिर से वो काम से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, फिर से वो चला जाएगा तो नहीं, मतलब तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और इससे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे वेस्टेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सोनल के टेन्योर में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको उसकी पोजीशन से फ्रिक्वेंटली रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको टाइम लगता है जॉब के साथ यूज टू होने के लिए। तो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ वर्कर इज़ एसेंशियल। तो उसके जो काम में स्टेबिलिटी चाहिए वो ज़रूरी है, ताकि जो वर्कर है वो फैमिलियर हो सके उस जॉब के साथ। फ्योल थॉट करता है कि इंस्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय, अगर जो एम्प्लॉय का जो टेन्योर है अगर उसमें इंस्टेबिलिटी है, कोई 2 मंथ के लिए रहा है, कोई 4 मंथ के लिए रहा है, कोई 6 मंथ के लिए रहा है, तो इससे जो है वो पुअर और बैड मैनेजमेंट होती है। तो हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर दिखाती है कि इससे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बार बार पर्सोनल को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना, तो इससे जो है हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो इससे जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी की वो भी एम्प्लॉयज़ के बीच में क्रिएट होती है, और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम भी ख़राब होता है। तो इसलिए एक सेंस ऑफ डेडिकेशन क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वर्कर्स के माइंड में सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला इफ़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर है, तो इससे जो कॉस्ट है रिक्रूटमेंट की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन लॉस ऑफ प्रोडक्शन होगा, जॉब परफॉर्म करने में डिले हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, प्रॉपर डेडिकेशन ऑफ वर्क होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं होगा, डिले नहीं होगा। लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी, कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं, वर्कर्स जो है वो इरिस्पॉन्सिबल हैं। इनिशिएटिव में क्या है, इनिशिएटिव मतलब कैपेसिटी होती है काम करने की, जब कोई पर्सन अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। फ्योल जोर पाता है कि दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर, कि मैनेजर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे कि वो कुछ काम करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले, डिसीजंस ले, बट विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। जो भी उसको अथॉरिटी दी गई है या जो भी उसके डिसिप्लिन के अंदर आता है उसी के बीच में रह के वो अपने जो व्यूज़ वगैरह हैं, थॉट्स वगैरह हैं, उनको एक्सप्रेस करे। वर्कर्स जो है वो इनिशिएटिव तभी लेगा जब मैनेजर उसको अप्रिशिएट करेगा सबऑर्डिनेट के थॉट को। अगर आप आइडिया दिए जा रहे हो, सपोज करो अभी आप सभी स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे कोई टॉपिक पूछ रही हूँ कि मेरे को इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स बताओ, ठीक है, तो अभी हो सकता है आपका जो व्यू पॉइंट है मेरे व्यू पॉइंट से भी अच्छा हो, बट स्टिल अगर मैं आपके जो व्यूज़ हैं अगर उसको कंसीडर ना करूँ, अप्रिशिएट ना करूँ, बढ़ावा ना दूँ, तो आप जो है वो थॉट्स आइडियाज़ देने बंद कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप उनको अप्रिशिएट करोगे तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो आप हो तो आप इंस्पायर होगे और न्यू और यूज़फुल आइडियाज़ उस जॉब के रिगार्डिंग दोगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो जो मैनेजर है हैव टू पार्ट इज फॉल सेंस ऑफ द प्रेस्टीज। तो उसको अपना जो प्रेस्टीज है, शान शौहरत, रुतबा जो है, या वो पता बोलता है कि मेरा एक स्टेटस है तो मैंने इससे तो मैं आपसे हाई लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मैं आपकी बात क्यों मानूँ, तो उसको वो जो फॉल्स प्रेस्टीज है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो अच्छा बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन है, वो सजेस्ट करता है सेल्स मैनेजर को कि वो एक न्यू एडवर्टीजमेंट टेक्निक देता है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो सेल्स मैनेजर है उसके आइडिया को केयरफुली लिसन करता है, उसके जितने भी प्रॉन्स और कॉन्स हैं, मतलब उसके जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस करता है। एंश्योर सच एन एक्शन वुड सिंपली इनकरेज द इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर आप उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेते हो तो वो एम्प्लॉय को इनकरेज भी करता है। तो बेनिफिट क्या होगा इस चीज़ का, तो जो एम्प्लॉयज़ के बीच में सेंस है बिलोंगिंगनेस की वो क्रिएट होगी, इससे जो थिंकिंग पावर है एम्प्लॉयज़ की वो भी इंक्रीज़ होगी, और इससे जो वर्कर्स हैं वो भी इंस्पायर होंगे। लिमिटेशंस के आगे की जो डिससेटिस्फेक्शन है वर्कर्स के बीच में वो क्रिएट होगी अगर उनके आइडिया को इग्नोर कर दिया जाएगा। जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होगा नॉन कोऑपरेशन का। अब आपका लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरेट्स द कॉप्स, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इम्प्लाई करता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, कि अगर आप किसी यूनिटी में रह के काम कर रहे हो तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे एक जो मैनेजर है वो टीम वर्क प्रमोट करता है, ठीक है, लॉयल्टी की स्पिरिट लेके आता है, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उसके बीच में, अंडरस्टैंडिंग होती है और बिलोंगिंगनेस की सेंस होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो जो फ्यूल है वो देखता है कि फ्यूल मैनेजर को देखते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद सबऑर्डिनेट यूज़ द वर्ड वी, ठीक है। तो जब भी वो सबऑर्डिनेट के साथ बातें कर रहा होता है तो वो वी मतलब हम वाली फीलिंग लेके आता है, ताकि जो टीम स्पिरिट है उसकी फीलिंग आए कि हम सभी मिलके काम करें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। दोनों इसमें उन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जांपल अगर टास्क प्रोवाइड किया गया ग्रुप को तो दैट इंडिविजुअल दैन ग्रुप विल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है। तो जो ग्रुप है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा एंड इन टाइम और टाइम पे काम करेगा, वाइल इन इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन्स वुड अराइज, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो भी अराइज हो सकती हैं। तो बेनिफिट्स क्या है, इससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, जो सेंस है टीम स्पिरिट की वर्कर्स के बीच में वो क्रिएट होगी,
लिमिटेशंस क्या आ जाएंगे, इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ जो है वो सफ़र करेंगे, इनएफिशिएंट वर्कर्स जो हैं वो टास्क करने को के लिए अवॉइड करेंगे, जो बर्डन है एफिशिएंट वर्कर्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो डिससेटिस्फेक्शन होंगी अमंग द गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, जो हेनरी फ्योल है, Henry Fayol has developed the 14 effective principles for the systematic management of the organization। जो फ्योल है वो डिस्क्राइब करता है मैनेजमेंट जो है वो रिलेट करती है ह्यूमन बींग से। तो जो एप्लीकेशन है ये प्रिंसिपल्स की, ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ये एडजस्टेबल है टू द चेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, जो सिचुएशंस चेंज होती हैं उनके बेसिस पे ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और जो एप्लीकेशंस है इसकी वो टोटली डिपेंड करती है मैनेजर की एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा पॉइंट था फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमारे यहीं तक थे। आज का टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे फिनिश। थैंक यू।